नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत बबन राव नाइकवाड़ी। मैं रेसिड्यू फ्री एंड ऑर्गेनिक मिशन इंडिया फेडरेशन रोमिफ इंडिया का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। रोमिफ इंडिया का एक अच्छा एम है कि हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और ये जो जैविक खेती है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए हम काम कर रहे हैं। हम पैन इंडिया काम कर रहे हैं और अभी हमने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में भी काम करना शुरू किया है। रोमिफ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एम ये है कि जो फार्मर्स है, फार्मर्स को रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसको हम जैविक खेती बोलते हैं, उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज देना, टेक्निकल नॉलेज उन तक पेनेट्रेट करना। दूसरी बात ये है कि जो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग है या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके लिए जो सर्टिफिकेशन रहता है, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग में एनपीओपी का सर्टिफिकेशन है, पीजीएस का सर्टिफिकेशन है, तो उस सर्टिफिकेशन के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना, उनको सर्टिफिकेशन में जितनी भी दिक्कतें आती है उसके ऊपर उनको सॉल्यूशन देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्टिफिकेशन लेने में सहायता करना। तीसरी बात यह है कि जो ट्रेड चलता है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का जो ट्रेड चलता है, तो उनको एज अ नेटवर्किंग करके उनको एक व्यासपीठ उपलब्ध करवा देना, ये एक हमारा प्रयास रहता है। रोमिफ इंडिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो रोमिफ इंडिया में अभी 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं। इसमें से काफ़ी सारे लोग जो है वो डॉक्टरेट है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, कुछ किसान लोग हैं और काफ़ी मात्रा में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है हमारी, वो काफ़ी मात्रा में विस्तृत है और वो हर टाइम हमें अलग अलग तरीके की गाइडलाइन देने की कोशिश करते हैं। हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बराबर ही रोमिफ इंडिया में एडवाइजरी कमेटी भी एक इस्टेब्लिश की है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विषयों के शास्त्रज्ञ हैं जो अलग अलग विषयों पे उनकी राय देते हैं, अलग अलग विषयों पे हमें कैसे काम करना है इसके ऊपर हमें मार्गदर्शन करते हैं। अगर आप देखोगे तो रोमिफ इंडिया का जो सफ़र है वो 2070 में शुरू हुआ था। अभी 4 साल पूरे हुए हैं। इस 4 साल में हम गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नेपाल, दिल्ली, इस राज्यों में काम कर चुके हैं, इस राज्यों में प्रोग्राम ले चुके हैं। काफ़ी सारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज हम आंध्र प्रदेश में आए थे कार्यक्रम करने के लिए। आंध्र प्रदेश में हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनीता कांतामणिनी मैडम हैं और उनके अंडर हम आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे, हर डिस्ट्रिक्ट पे एक वॉलंटियर हमारा होगा, हर तहसील लेवल पे एक वॉलंटियर होगा। हम महाराष्ट्र स्टेट में भी ऐसे कर चुके हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक वॉलंटियर काम करता है, हर तहसील में एक वॉलंटियर काम करता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ये हमने कार्यप्रणाली बना ली है और हमारी एडवाइजरी कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमारा अलग अलग विषयों पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग राज्यों में काम करते हैं। हमने नेपाल में भी अभी काम करना शुरू किया है। हमारी जो भूमिका है वो गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल कंट्रीज जो है उनकी जो गवर्नमेंट है, उन सभी को सहायता करने के लिए हम तत्पर है। उनको हम हर वक्त सहायता करते हैं और काफ़ी सारे किसान भाइयों को इससे लाभ मिला है। काफ़ी किसानों ने उनका ट्रेड अच्छा किया है। रोमिफ इंडिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान ये है कि अगर आप देखोगे तो रेसिड्यू फ्री फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए टेक्निकल दौर पे कोई काम नहीं करता है, लेकिन हम टेक्निकल दौर पे काम करते हैं। हम स्टूडेंट में, ग्राहकों में, किसान भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि रोमिफ क्या है। और रोमिफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टैगलाइन ये है कि वन रिवोल्यूशनरी स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबल फार्मिंग, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। तो हम तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, पर्यावरण है, दूसरा आरोग्य है
और तीसरा शाश्वत खेती है। ये तीनों चीज़ों को अगर हमें सफल बनाना है, ये तीनों चीज़ों पे अगर हमें काम करना है, तो रोमिप के माध्यम से हम एक अच्छा व्यासपीठ उसके लिए बना रहे हैं। काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे काम में जुड़ गए हैं। हम ना किसी धर्म, ना किसी भाषा, एवं ना किसी राजकीय पार्टी के सदस्य हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सोशल कॉज पे हम काम करने वाली संस्था है। जो हमने सेक्शन कंपनी एक्ट जो है, कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 8 है, उसके अंडर ये रजिस्ट्रेशन हमने किया है। और काफ़ी सारे लोग अब इसमें शामिल हो रहे हैं, काफ़ी सारे शास्त्रज्ञ उसमें शामिल हो रहे हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर लोग इसमें आ रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे हो, अगर हम रासायनिक फार्मिंग कर रहे हैं, रासायनों का इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसके नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब आप अगर देखोगे, अभी कैंसर का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी सारे हेवी मेटल्स हमारे सिटी वेस्ट में होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में होते हैं। इसके वजह से भी पानी जो है, हम जो पानी पीते हैं उसमें हेवी मेटल्स आते हैं। दूसरी बात, जो केमिकल पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं, जिसका छिड़काव हम करते हैं, वो मिट्टी में आते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, पानी में आते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि सभी तरफ ये जो केमिकल है, इसके रेसिड्यू पाए जाते हैं, खाने में आते हैं। उसकी वजह से अलग अलग डिसीजेस अलग अलग लोगों में पाए जाते हैं। जैसे प्रेग्नेंट जो हमारी महिलाएं होती है, उनके लिए भी काफ़ी त्रासदायक ये होता है। उसके बाद छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक है, सेरेबल पार्सी करके, वो ये जो सभी डिसीज़ है, ये इससे उत्पन्न होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मानव के डिसीज़ तो हम समझ सकते हैं, लेकिन मिट्टी जो है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो है, वो दिन ब दिन कम कम होती जा रही है। ऑर्गेनिक कार्बन कम कम होता जा रहा है। तो इस सभी के लिए सोल्यूशन जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक खाद है, ऑर्गेनिक इंटरकल्चर प्रैक्टिसेस है। हम किसान भाइयों को अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस बताते हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अगर आप खेती कर रहे हो, तो एक मोनोक्रॉपिंग छोड़ के आप मल्टी क्रॉप डाइवर्सिटी का विचार करने के लिए हम उनको कहते हैं। दूसरी बात यह है कि हम अलग अलग तरीके से कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए बोलते हैं। अलग अलग तरीके के बायोपेस्टिसाइड है, या जो माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड है, ये यूज़ करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। और अलग अलग तरीके से फार्मिंग को कैसे सफलता बना जाए, कम खर्चों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न कैसा मिले, इसका टारगेट हम रखते हैं। और ये सभी करते वक्त हम अलग अलग कंपनियों के साथ भी काम कर रहे हैं, जो कंपनी सर्टिफाइड है। क्योंकि आज आपको पता है कि भारत देश में ऑर्गेनिक के लिए एपेडा का नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है। अगर हम किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिक कहते हैं, तो ये इसके ऊपर बिलीव हम कैसे करेंगे? तो ये ट्रस्टवर्दी के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है। ये जो पूरी कार्यप्रणाली है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एपेक्स बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी उसके साथ है। एपेडा जो है वो सेक्रेटेरिएट ऑर्गेनाइजेशन है। और जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं, उनके लिए सर्टिफिकेशन मिलता है। जो किसान भाई जैविक खेती करके उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करते हैं, उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलता है। जैविक खेती से जो कमोडिटी आती है, उसका अगर हमें ट्रेडिंग करना है, तो उसका भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। और जितने भी मात्रा में बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक खेती में डाले जाते हैं, बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड करके, उनका भी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होता है। और ये मस्ट है, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो और उसमें अगर आपको कोई भी निविष्ठा डालनी है, तो इट शुड बी सर्टिफाइड फ्रॉम एपेडाज NPOP स्टैंडर्ड। और ये NPOP स्टैंडर्ड का महत्व भी हम लोगों को बता रहे हैं। अभी PGS भी एक स्टैंडर्ड आया है। अगर आपको लोकल मार्केट में आपका जो जैविक माल है वो बिकना है, तो हमें पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से सर्टिफिकेशन करना होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री का एक अच्छा कदम है। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है कोई भी ऑर्गेनिक चीज़, तो उसके लिए आपको NPOP नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का सर्टिफिकेशन करवाना पड़ता है। हाल ही में क्या होता है, आप अगर देखोगे थ्रू आउट इंडिया
कि ऑर्गेनिक के नाम पे काफ़ी सारी बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड, फेक बायो फर्टिलाइज़र, फेक बायो पेस्टिसाइड जो रिपैक करते हैं और बेचे जाते हैं। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन बहुत आवश्यक है। दूसरी बात ये है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 2021 में बायोस्टिमुलेंट को उसमें इंक्लूड किया है। तो अभी जितने भी कोई भी निविष्ठा, कोई भी बायो फर्टिलाइज़र, कोई भी बायो पेस्टिसाइड अगर किसी भी स्टेट में बेचा जा रहा है तो उसका G2 सर्टिफिकेशन उस स्टेट गवर्नमेंट से लेना अनिवार्य है। और G2 सर्टिफिकेशन लेने के बाद आप ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सबमिट करोगे, उसके ऊपर आपको G3 सर्टिफिकेट मिलेगा। और G3 सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 साल में आपको बायो एफिकेसी रिपोर्ट देना है, फील्ड ट्रायल रिपोर्ट देना है जो ICAR कंडक्ट करेंगी, और आपको बायो एफिकेसी रिपोर्ट के साथ जो अलग अलग तरीके के हेवी मेटल होते हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल पेस्टिसाइड रेसिड्यू होते हैं, ये सभी का आपको टेस्ट उनको 2 साल में कंप्लीट करके देना है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो फाइनल एक्ट में आ जाएगा, FCO में आ जाएगा। तो अभी भारत देश में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं रहेगी जो G3 G2 का सर्टिफिकेशन नहीं ले रही है। जो कंपनी G2 का सर्टिफिकेट, G3 का सर्टिफिकेट नहीं ले रही है, उनको उनका प्रोड्यूस आप मार्केट में वो बेच नहीं सकते, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये राजपत्र है, भारतीय राजपत्र है। और आप अगर देखोगे तो फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर 2021 बायोस्टिमुलेंट एक्ट आपने अगर गूगल पे डाला या अपने किसी भी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे डाला तो आपको ये पूरी चीज़ें जो है वो पता चलती है। तो रोमिप इंडिया इन सभी चीज़ों को फार्मर तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचवाने की कोशिश करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो है वो फार्मर तक जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होना चाहिए। और ये सभी चीज़ें करने के लिए रोमिफ इंडिया, रेसिड्यू फ्री एंड ऑर्गेनिक मिशन इंडिया फेडरेशन काम कर रही है। हम आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका में भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारी सुनीता कांता मनेनी मैम हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर है। मुझे आशा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये मिशन को लोगों तक, फार्मर्स तक, कंज्यूमर तक और जो स्टूडेंट है उनके तक पहुंचवाएगी। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे रोमिक के साथ काम करने के लिए शुरू किया है, और मैं उनको नेक्स्ट जो उनका काम है उसके लिए मैं बेस्ट विशेस देता हूं। धन्यवाद।